गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, एक बार इसको फटाफट से थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, फिर स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने बच्चों क्या देखा था। हमने देखे थे दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल एंड बोथ ऑफ देम आर व्हाट, फिजिकली डिसेबल्ड, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, और वो दो लोग कौन थे। देवर स्टीफन हॉकिंग्स एंड फिरदौस कांगा। क्लियर है, याद होगा इतना। स्टीफन हॉकिंग इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं 21st सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। यहां तक कि आपने चैप्टर में देखा होगा, जब जो टूर गाइड होता है और फिरदौस कांगा को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जब टूर करवा रहा होता है, तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताते हुए क्या कहता है कि स्टीफन हॉकिंग वुड हैव बीन या फिर है वो, बल्कि है ही किसके सक्सेसर है। ही इज द सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के बाद अगर कोई इतना इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आया है जो कि इंग्लैंड में उनकी गद्दी संभाल सकता है, या फिर उनका एक तरह से उत्तराधिकारी हो सकता है, तो वो कौन था। वो स्टीफन हॉकिंग थे। वो तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वो उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, बट स्टिल पैरालाइज होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना जो रिसर्च वर्क था वो कंटिन्यू करते चले गए और इतने फेमस साइंटिस्ट बने। ठीक है, उनकी किताब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आपने देखा था, कितनी ज्यादा प्रसिद्ध किताब है और कितनी ज्यादा कॉपीज उसकी पूरी दुनिया में बिकी थी। ठीक है, फिर आते हैं, चलते हैं फिरदौस कांगा के बारे में। फिरदौस कांगा क्या है, एक ये जर्नलिस्ट हैं और एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, ये इंडिया में रहते हैं, मुंबई बेस्ड। ये एक्टर, जर्नलिस्ट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इनका क्या सपना होता है। इनका सपना था इंग्लैंड जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी घूमने का। तो ऐसे ही ये एक दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। और ये क्यों जा रहे थे, दे बोथ आर ऑन व्हील चेयर। हाँ, ये बात याद रखनी है हमें कि स्टीफन हॉकिंग्स भी अपनी व्हील चेयर पे रहते हैं और ये भी अपनी व्हील चेयर पे ही रहते हैं, क्योंकि ये लिखना चाहते थे कुछ, एज ही इज अ राइटर, तो लिखना चाह रहे थे उनके एक्सपीरियंसेस जब वो इंग्लैंड गए थे। तो his experiences of England he wanted to write, that's why he went to England। और इंग्लैंड में वो किस जगह पे गए, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में ही क्यों गए, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि इंग्लैंड मींस कैम्ब्रिज। ठीक है, वो कैम्ब्रिज को इंग्लैंड समझते थे, इंग्लैंड को कैम्ब्रिज समझते थे। उन्हें लगता था कि इंग्लैंड में कोई अगर देखने लायक जगह है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो दैट इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहीं जाके ही मैं सारी चीजें सीख सकता हूँ। तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहां पे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टूर ले रहे होते हैं। तभी जो टूर गाइड होता है वो उन्हें एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये स्टीफन हॉकिंग्स का रूम था। ठीक है, और फिर उन्हें याद आता है फिरदौस कांगा को, अरे आई फॉरगॉट अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, स्टीफन हॉकिंग्स भी तो यहीं रहते हैं इंग्लैंड में। तो सबसे पहले भागते हैं, टूर अपना कंप्लीट करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, जाते हैं सीधा किस पे, टेलीफोन बूथ पे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा था। टेलीफोन बूथ पे जाते हैं और सबसे पहले फोन मिलाते हैं किसको, स्टीफन हॉकिंग के घर पे फोन मिलाते हैं। और वहां पे वो कहते हैं कि इतनी हबड़ा तबड़ी में, जल्दबाजी में उनके मुंह से क्या निकलता है कि मैं इंडिया से आया हूं व्हील चेयर में, क्या करने, इंग्लैंड के बारे में लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मुझे सिर्फ मिलने के लिए आप 10 मिनट दे दीजिए, स्टीफन हॉकिंग से एक मुलाकात करवा दीजिए मेरी 10 मिनट की। तो सामने से रिप्लाई आता है कि 10 मिनट नहीं, आप आधा घंटा उनसे मुलाकात कर सकते हैं 3:30 to 4 PM के बीच में। तो ये सुन के उनके कह सकते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था, अगर हमारा कोई हम किसी के फैन हैं, कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है जिसका कि हमें ऑटोग्राफ चाहिए बस, लेकिन ऑटोग्राफ की जगह वो हमें अपने घर पे डिनर के लिए बुला ले, तो दैट वुड बी अ मोमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर अस कि हाँ, और उस वक्त हमारे पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी और हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, कांप जाएगी, एकदम वीक हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। तो ऐसी फिरदौस कांगा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो सीधा पहुंच जाते हैं किसके घर, स्टीफन हॉकिंग्स के घर।
ठीक है। और फिर वो वहां पे बताते हैं कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में कि मैं उनके पास गया और फिर मैं उनसे कुछ बातें बातें करने लगा। ये स्टीफन हॉकिंग हमने देखे थे अपनी व्हीलचेयर पे बैठे हुए, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि जब ये बातचीत चल रही थी, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कांगा के बीच में, तो बताते हैं कि स्टीफन हॉकिंग किस तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि ही इज अ कंप्लीट पैरालाइज पर्सन। वो बात नहीं कर सकते, ना वो अपना मतलब मुंह भी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो वो बात कैसे करते हैं, वो बात ऐसे करते हैं कि उनके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं ना, वो उनको पंच करते हैं, फिर सर्च करते हैं सामने स्क्रीन में कि हाँ ये बोलना है। तो कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बोलते, बट कुछ फ्रेजेस के थ्रू, कुछ वर्ड्स के थ्रू अपना रिप्लाई या फिर जो बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। और एक वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन लगी है जो कंप्यूटर की आवाज में उनका रिप्लाई देती है। फिर वो ये सारी चीजें बताते हैं कि जो उनका रिप्लाई था, जो उनकी आवाज थी, इसलिए वो कैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे डेड बॉडी से कोई आवाज आ रही हो या फिर कुछ फ्रोजन फ्रेजेस हमें सुनने को मिल रहे हो। उसके पीछे का रीजन यही था बच्चों की एक इंसान की आवाज अलग होती है, इंसान की आवाज में इमोशंस होते हैं, जबकि एक कंप्यूटर की आवाज में कोई इमोशंस नहीं होते। दैट इज एन इमोशनलेस वॉइस। दैट्स वाई उनको आवाज ऐसी लग रही थी। और उनको बार बार उनसे क्वेश्चन पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब जब वो क्वेश्चन पूछते थे या कोई बात कहते थे, तो उसका रिप्लाई देने के लिए स्टीफन हॉकिंग्स को क्या करना पड़ता था, अपनी स्क्रीन पे सर्च करना पड़ता था, फिर बटन प्रेस करना पड़ता था। तो और ये सब करते वक्त उनके आंखों में फिरदौस कांगो को साफ साफ एक एंगर, एक गुस्सा और एक पेन दिखाई दे रहा था। वो पेन क्यों दिखाई दे रहा था बच्चों, उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप बहुत सारी चीजें कहना चाह रहे हैं, आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से फिट है, ठीक है। दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट है तो बहुत सारी थॉट्स आएंगे, लेकिन बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही, फिंगर्स रेयरली थोड़ा बहुत फंक्शन कर रही है, और उन्हीं फिंगर्स के थ्रू आपको सर्च भी करना है, देखना भी है कि आप क्या बोल रहे हैं, और फिर सेलेक्ट करके फिर वो कुछ बोलना है। तो इतना सब दिमाग में चल रहा है, लेकिन बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। तो इसीलिए उनकी आंखों में वो गुस्सा और वो दर्द देखने को मिलता है। ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था अपने चैप्टर को, द लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। मतलब बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो हम डिसेबल्ड लोग होते हैं हम क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर बहुत समय से, क्रॉनिकली का मतलब होता है बहुत लंबे समय से हमारे अंदर एक निराशा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई नो दैट्स नॉट ट्रू, मैं मानता हूं, ये फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोग उदास नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम डिसेबल्ड हैं तो हम हमेशा उदास रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो उससे भी पूछता है स्टीफन हॉकिंग से, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप भी अंदर अंदर ही अंदर हंसते हैं कभी? और देखो, अबाउट 3 मिनट लेटर शी रिस्पॉन्डेड। अब ये सवाल का जवाब कि आप भी अंदर ही अंदर हंसते हैं या नहीं, ये सवाल का जवाब देने में स्टीफन हॉकिंग्स को कितना टाइम लग जा रहा है? 3 मिनट लग जा रहे हैं, जबकि इसका जवाब देने में 3 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। लेकिन क्योंकि क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया कि उनकी फिंगर्स ढंग से काम नहीं करती, उनको सर्च करना पड़ता है पहले तो कंप्यूटर स्क्रीन पे कि उनको क्या वर्ड्स बोलने हैं, फिर उनको टैप करना पड़ता है, फिर इन सब में इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है। और इसी यही तो रीजन है उनके गुस्से का भी, ठीक है, कि उनको छोटी सी बात बोलने के लिए भी इतना समय लगता है। और वो कहते हैं 3 मिनट के बाद, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी। नहीं, वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब लोग मुझे पेट्रोनाइज करते हैं। पेट्रोनाइज का मतलब होता है बच्चों, पेट्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जब लोग दिखावा करते हैं, काइंड ऑफ दिखावा करते हैं कि उन्हें मुझ पे दया आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर, या दया आ रही है, वो मेरे लिए कुछ बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये देख के लग रहा होता है कि इनको तो मेरे पे सिर्फ और सिर्फ दया आ रही है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को भी जब हम किसी डिसेबल्ड व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दया होती है ना। और जो कि बहुत ही गलत चीज है। हमें कभी भी डिसेबल्ड व्यक्ति के सामने ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि वो बेचारा, हमें बहुत दया आ रही है, वो बेचारा क्या करेगा, कैसे अपनी लाइफ करेगा, अपने काम कैसे करेगा, ऐसा शो नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि इससे वो क्या होते हैं, वो और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। हमें तो ऐसे बिहेव करना चाहिए कि वो भी आ, हम जैसे ही है, नॉर्मल है, ठीक है। क्या हुआ कि उनके पास पैर नहीं है या हाथ नहीं है, उनका कोई बॉडी पार्ट नहीं काम कर रहा, तो कोई बात नहीं, अगर उनका एक बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेकिन दे हैव डिफरेंट अदर बॉडी पार्ट्स आल्सो, जिसको कि वो ट्रेन करके और अच्छे से काम करवा सकते हैं। और आपने देखा भी बच्चों, इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, है ना, देखने को रोज मिलता है हमें, न्यूज टीवी वगैरह में आपने देखी होंगे कुछ ऐसी वीडियोस
जैसे कुछ लोग हैं, कोई टीचर ही है जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो पैरों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पैर से अपना चौक पकड़ रखा है उन्होंने और चौक से लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब ऐसे लोगों पे आप दया करेंगे कि अरे इसके तो हाथ ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो उनको और ज्यादा बुरा फील होगा ना। तो दया करने से बेटर है कि उनको एनकरेज करें, ठीक है, उनको ये बोलें कि नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपका हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पैर से कुछ कीजिए, आपके पास दूसरे बॉडी पार्ट्स तो हैं। तो इस तरीके से हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उन पे दया करनी चाहिए। और उन्हें भी, स्टीफन हॉकिंग को भी बड़ा बेकार लगता है जब कोई लोग उनको पेट्रोनाइज करते हैं। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं, डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और क्या आपको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको आपके काम में दखल अंदाजी करता है, मतलब आप अपना काम कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड यस। तो उसका आंसर देते हुए स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं, यस, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है। Then he smiled his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और जब वो ये बोलते हैं ना यस, कि हाँ मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है जब तुम जैसे लोग आके मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं मजाकिया वे में उन्होंने कहा। और ये कहने के बाद वो क्या करते हैं, हल्की सी स्माइल देते हैं। स्माइल हिज वन वे स्माइल। वन वे स्माइल मतलब क्योंकि बच्चे उनका फेस कैसा है, पैरालाइज है, तो वो अच्छे से हंस नहीं पाते, तो जो उनके लिप्स होते हैं वो हंसते हुए सिर्फ वन साइड में जाते हैं, ठीक है, वन साइड में, इसलिए बोला गया कि उनकी वन साइडेड स्माइल है। और लेकिन फिरदौस कांगा को दिख जाता है कि ये इस बात पे हंसना चाह रहे हैं या हंस रहे हैं, और उस वक्त उनको ऐसा महसूस होता है। और ये वो बिना सेंटिमेंटल हुए कह रहे हैं, इस वजह से नहीं कि उन्हें दया आ रही है स्टीफन हॉकिंस पे, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बिना सेंटिमेंटल हुए मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि मैं किसी दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान के सामने बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब बताते हैं, अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional. अब ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनको पहली बार देखेगा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शॉकिंग है उनकी फर्स्ट ग्लिम्स मतलब झलक, पहली शॉकिंग है। बिकॉज वो, क्योंकि वो दिखने में कैसे लगते हैं, जैसे कि कोई फोटोग्राफ सामने रख दिया हो, जैसे कोई फोटो रख दी हो ऐसे ही लगते हैं, जैसे आपने उनको फोटो में देखा होगा ना मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में, सिर्फ बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगते हैं वो रियल लाइफ में भी, ठीक है। ऐसा लगता है कि उनकी जो कोई फोटो है वो क्या बन गई है, थ्री डायमेंशनल हो चुकी है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल पता है बच्चों आपको, जैसे ये है, ये एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसी को अगर मैं ऐसे करके बना दूं तो ये हो जाता है हमारा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उनकी फोटो को अगर रख दें और ऐसा लगेगा कि कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बैठा हुआ है वहां पे। ऐसा क्यों लगता है बच्चों, क्योंकि वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, इतने पतले हो चुके हैं, दुबले पतले हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में, पूरी बॉडी उनकी कैसी हो रही है, सूख रही है, श्रिंक हो रही है, तो ऐसा लगता है कोई फोटो ही सामने रखी हुई है। क्लियर है? देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, ठीक है। द टॉर्सो shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, you look at his eyes which can speak, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो उनका हेड है ना वो एक साइड ट्विस्ट हो रखा है, जैसे मान लो वो अगर ऐसे बैठे तो उनका हेड कैसे ट्विस्ट हो रखा है, ऐसे ट्विस्ट हो रखा है, ठीक है, हेड ऐसे ट्विस्ट हो रखा है। आपने बच्चों ऊपर फोटो में भी देखा होगा, जो फोटोग्राफ थी, पिक्चर थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो उनका हेड कैसे दूसरी साइड पे ट्विस्ट हो रखा है, और उनका टॉर्सो मतलब जो ये वाला रीजन है ना, बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट है, ये कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पर एक शर्ट डाल दी गई है, उसको एक शर्ट पहना दी गई है, ऊपर से कपड़े पहना दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है। ट्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, क्योंकि उस दिन उन्होंने पेल ब्लू शर्ट पहनी थी इसलिए। द वेस्टेड लेग्स, लेग्स को वेस्टेड लेग्स क्यों बोला गया, क्योंकि जो उनकी टांगे हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, ठीक है, वेस्टेड है। और वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बिल्कुल उनमें से जो मसल है ना, मांस जो है वो बिल्कुल सूखता चला जा रहा है, क्योंकि पैरालिसिस हो चुका है, नीचे ब्लड का फ्लो हो नहीं रहा, और ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो सेल्स क्या होते रहेंगे, धीरे धीरे मरते चले जाएंगे। तो उनके सारे सेल्स मर रहे हैं, सब डैमेज हो रहे हैं, और वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची हो पैर में, ठीक है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, आप जब उनकी आंखों में देखते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है कि ये आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, बिल्कुल शांत है उनकी आंखें, लेकिन वो कह रही हैं कुछ बहुत बड़ी बातें, ह्यूज एंड अर्जेंट, और बहुत अर्जेंट बात है वो। इट इज हार्ड टू टेल वर्ड, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप फिर भी ये सब
देख के बिल्कुल शेक हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऐसी चीजें देख ली हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि आप कभी देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? क्या डिस्क्रिप्शन दिया है फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग की, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में या फिर अपीयरेंस के बारे में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड फिरदौस कांगा टेल्स अबाउट दी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ स्टीफन हॉकिंग। तो उसमें आप ये सारी चीजें दिखेंगे कि वो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे फोटोग्राफ हो और 3 डायमेंशनल बन गई हो। उनका हेड ट्विस्टेड रहता है साइडवेज में, और उनका टॉर्सो है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ श्रंक हो गया हो इनसाइड अ पेल ब्लू शर्ट, और उनकी लेग्स जो है वो वेस्टेड है। वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन हम समझ नहीं सकते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे अपने आंसर में। इज दिस मच क्लियर बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वो ये बता रहे हैं कि आप देख के उस चीज को हैरान हो जाएंगे, और वो हैरानी वाली चीज क्या है कि आपके सामने क्या रखा हुआ है। बिफोर यू, आपके सामने कौन है? लाइक अ लैंटेन। एक लैंटेन क्या होता है? आपने देखा होगा जिससे लाइट निकलती है। एक लैंटेन है आपके सामने, जिसकी जो वॉल्स है ना, बाहर आउटर पोर्शन है, वो पूरी तरह से वॉर्न आउट हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, इतना खराब हो चुका है, सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट, कि आपको बाहर की चीज नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखती है? अंदर की जो लाइट है ना उसकी, वो दिखती है। इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। आपको क्या दिखता है? इनर ग्लो। इनकैंडेसेंस का मतलब होता है जो अंदर का ग्लो है, इनर ग्लो या फिर जो लाइट है वो आपको उस व्यक्ति की दिखती है। तो यहाँ पे लैंटेन का कंपेयर किया गया है स्टीफन हॉकिंग से। जैसे एक लैंटेन है ना, पुराना लैंटेन जो बाहर से पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन उसके अंदर की जो रोशनी है, जो पूरे सबको, पूरे रूम को प्रज्वलित कर रही है या फिर रोशनी दे रही है, उसी प्रकार से है स्टीफन हॉकिंग, जिनका बाहर से पूरा शरीर खराब हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो चुका है उनका शरीर, कमजोर हो चुका है, लेकिन उनके अंदर जो रोशनी है, जो नॉलेज है, रोशनी मतलब नॉलेज जो है उनका, वो नॉलेज इतना ब्राइट है कि वो पूरी दुनिया को क्या कर रहा है? रोशनी प्रोवाइड कर रहा है, लाइट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज दे रहा है। तो इसलिए स्टीफन हॉकिंग्स को एक पुराने लैंटेन से कंपेयर किया गया है इन लाइंस में। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज। बता रहे हैं अब कि जो उनके शरीर है वो बिल्कुल इररेलेवेंट है, मतलब किसी काम का नहीं है। इररेलेवेंट का मतलब होता है किसी काम का ना होना। केस, ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक केस है जो कि शेडोज से बना हुआ है। सो दैट आई नो बिलीव इन इटर्नल सोल्स, know that this is what each of us is, everything else an accessory। ठीक है, अब ये बताते हैं, भले ही मैं आत्मा वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, इटर्नल सोल्स में बिलीव नहीं करता हूँ कि आत्मा परमात्मा या फिर आत्मा अमर है, इस बात में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन उन्हें मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो इंसान का जो शरीर है ना, बाहर का आउटर बोल सकते हैं कवरिंग है, वो सब कुछ बेकार की चीज है। ठीक है, हमारी स्किन, हमारा फेस, हमारी खूबसूरती, हमारे बाल, ये सब चीज क्या है? आउटर चीजें हैं। हमारे कपड़े, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब एक्सेसरी हैं। जैसे आप देखते होंगे, एक कार है मान लीजिए। ठीक है, कार के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, समझने में थोड़ा आपको इजी होगा। ये आपकी कार है। ठीक है, बहुत ही बेकार कार बनी है, बट ठीक है, समझने के लिए ठीक है। ये कार है, इसके कार के बाहर आपने क्या लगा दिया? सनरूफ लगवा दिया है। ठीक है, अच्छे अच्छे वाइपर्स लगा दिए हैं, हेडलाइट्स लगा दिए हैं, और क्या क्या चीजें आ रही हैं आजकल, और भी बहुत सारी अंदर स्पीकर्स लगा दिए हैं, अच्छी अच्छी सीट्स लगा दिए हैं, कंफर्टेबल सीट्स लगा दिए, एसी लगवा दिया, ये सारी चीजें आपने कर दी हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये इस कार की एक्सेसरीज है। लेकिन जो मेन चीज है इस कार का इंजन, वो सब कुछ होता है बच्चों। क्योंकि अगर इस कार का बहुत अच्छी एक्सेसरीज है, लेकिन अगर इंजन एकदम खराब है, बेकार इंजन है, मतलब ये आपकी गाड़ी को 10-12 किलोमीटर से आगे नहीं ले जा पाता, वहां जाके डेड हो जाता है इंजन, या फिर थोड़ी चढ़ाई आती है तो वहां पे जाके बंद हो जाता है। तो फिर ऐसी एक्सेसरीज का क्या काम है ना? सबसे मेन तो हमारे अंदर क्या है, इस गाड़ी के अंदर, सॉरी, इंजन। तो वही मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि फिरदौस कांगा ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान के अंदर जो उसकी सोल होती है ना, जो इंसान अंदर से कैसा है, जो उसकी आत्मा है या सोल कह लीजिए, या जो उसके अंदर की एनर्जी है,
इनर पर्सन, हम अंदर से कैसे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बाकी सारी चीजें तो बाहर की चीजें, बॉडी हो गया, स्किन हो गई, हम काले हैं, गोरे हैं, दिखने में सुंदर हैं या फिर दिखने में बदसूरत हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो सब एक्सेसरीज हैं। ठीक है, दे डू नॉट मैटर। ये इस लाइन के थ्रू फिरदौस कांगा कहते हैं, क्योंकि वो भी तब जब उन्होंने किसको देखा, स्टीफन हॉकिंग्स को देखा। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स कैसे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहते हैं ना पुतला रख दिया हो, ठीक है, या फिर एक डेड बॉडी रखी हो, ठीक है, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन और देखने में बिल्कुल अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, वो बहुत बेकार लग रहे हैं देखने में, सुंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टिल ऐसे शरीर के अंदर भी इतनी महान सोच, इतनी महान दिमाग, या फिर कह सकते हैं इतनी महान सोल सरवाइव कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए वो ये बात कहते हैं कि सबसे मेन है हम अंदर से कैसे हैं, बाहर की चीजें तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरीज है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. ठीक है, वो ये पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से, आपको क्या लगता है कि डिसेबल होने के कुछ फायदे हैं? नुकसान तो देखो हम सबको पता ही है डिसेबल होने के क्या है, लेकिन डिसेबल होने का कोई तो बेस्ट थिंग होगी, कोई तो फायदा भी होगा। ठीक है, फिर इस पे स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। साफ साफ दे देते हैं जवाब कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि डिसेबल होना किसी भी तरीके से अच्छा है। ठीक है, आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। फिर इस पे फिरदौस कांगा बोलते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, एक फायदा है। जब हम ये देखते हैं ना, जब हम क्या बोलते हैं डिसेबल्ड होते हैं, फिर हमें ये देखने को मिलता है कि नहीं यार, दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा काइंडनेस, काइंडनेस बोल सकते हैं आप, दयालु या फिर दया भावना बची हुई है। क्योंकि हर डिसेबल्ड व्यक्ति के साथ एक इंसान, कोई भी इंसान हो जो बिल्कुल ठीक है, वो एक दया की भावना रखता है, एक सेंटीमेंट रखता है, ठीक है, सिंपैथी रखता है। तो ये देखने को मिलता है कि हाँ भाई लोगों के अंदर सिंपैथी है। किसी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने किसी फिजिकल हैंडीकैप इंसान को कोई पीट रहा हो या मार रहा हो या फिर कोई डांट रहा हो, उनको ये समझ के इग्नोर कर देते हैं कि चल कोई बात नहीं यार, ये तो फिजिकली हैंड है, इसको क्या बोलना। ठीक है, तो ये दया लोगों के अंदर है, ये वो कहते हैं दिस इन द वर्ल्ड। इस पे स्टीफन हॉकिंग क्या जवाब देते हैं, सिर्फ यस, हाँ ये बात तो है। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. ठीक है, अब उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या है, यस। तो अब यस से आप क्या पता लगा सकते हैं, वो भी कंप्यूटर ने वो आवाज, कंप्यूटर की आवाज है, तो उससे कुछ पता नहीं चल रहा कि वो ये चीज किस उसके साथ बोल रहे हैं, जोश के साथ बोल रहे हैं, दुख के साथ बोल रहे हैं, या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। जैसे एक मान लीजिए मैं अगर बोलूंगा, आप मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं कहूंगा यस यस, एक मैं कहूंगा यस, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है ना बच्चों। तो वो चीज नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि वो तो कंप्यूटर आंसर दे रहा है। लेकिन फिरदौस कांगा कहते हैं कि जब मैंने ये बात बोली थी, तो मैं कह सकता हूं कि उनके अंदर से जो यस आया था ना, जो उन्होंने मेरे साथ एग्री किया, वो बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिकली एग्री किया था कि हाँ वो भी इस बात को मानते हैं कि जब हम डिसेबल्ड होते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि दुनिया में अभी भी कितनी ज्यादा दया बची हुई है इंसान के अंदर, या फिर इंसानियत बची हुई है। यहां तक क्लियर है बच्चों? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। ठीक है, अब वो जब भी बता रहे हैं कि क्योंकि उनके लिए वो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो 30 मिनट्स उनकी जिंदगी के सबसे कीमती 30 मिनट्स थे, क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंग्स के साथ बैठे थे, तो वो उसका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए जब कभी भी वो चेयर में शिफ्ट होते, इधर उधर लेफ्ट टू राइट होते, तो वो अपनी घड़ी में टाइम को साथ साथ देखते रहते कि हाँ कहीं मेरा कोई टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, और उसी बीच अपने दिमाग में सोचते कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. मैं बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था अपनी बॉडी में, जब जैसे जैसे मैं उनसे बात करता जा रहा था। How little it mattered then that I would never walk or even stand. ठीक है, अब मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात का कि मैं कभी जीवन में वॉक नहीं कर पाऊंगा या फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये मेरे लिए उस वक्त कोई बहुत बड़ा बात मैटर नहीं कर रही थी। I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others. Did that thought help him? ठीक है, अब ये कहते हैं कि मैंने उनको बताया, मैंने स्टीफन हॉकिंग को बताई ये बात कि सर कैसे आप मेरे जीवन में एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं, आपने मुझे मोटिवेट किया है।
आपको देख के मुझे हिम्मत आई है कि हाँ, अगर ये व्यक्ति डिसेबल्ड होने के बावजूद इतनी बड़ी खोज कर सकता है तो मैं भी लाइफ में सरवाइव कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये सुनने के बाद उनको कुछ हेल्प मिली इससे, क्या उन्हें अच्छा लगा होगा ये सुन के या फिर बुरा लगा होगा। तो बच्चों, जहां तक हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है तो स्टीफन हॉकिंग का जो बिहेवियर है या नेचर है वो कैसा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी तारीफ करेगा तो उनको वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उनका जो रिप्लाई है बहुत ज्यादा नॉर्मल ही रहने वाला है। और यहाँ पे देखो उन्होंने वर्ड यूज किया है क्लीशे। तो क्लीशे वो जो उन्होंने बोली, ये बात तारीफ में बोली, वो सिर्फ तारीफ के लिए नहीं थी। ठीक है, कि सिर्फ तारीफ के लिए बोली गई, वो दिल से फील कर रहे थे इस बात को। क्लीशे का मीनिंग होता है फ्रेजेस और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेस इट्स मीनिंग, यानी कि कोई बात आप इतने बार बोल दो कि वो चीज अपना मीनिंग ही खो दे। ठीक है बच्चों, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को यहाँ फिनिश करते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग इस बात का क्या रिप्लाई देते हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।